तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि क्योंकि वैन के पास एक काफी बेकार की स्किल है, ये देखकर अब उसके फादर उसे एक बेकार के विलेज का लॉर्ड बना देते हैं। और अब इस एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि वैन अपने साथियों के साथ उसी विलेज के अंदर जा रहा है, जिसके बाद वैन कैरेज में होता है और अब वो अपने हाथों में लकड़ियां रखता है और अब वो अपने प्रोडक्शन मैजिक का यूज करके उस लकड़ी को एक छोटे से नाइफ में बदल देता है। जो देखकर कामशीन और टेलू से पूछते हैं कि तुम्हें क्या कर रहे हो। तो वैन कहता है कि मैं ये होप कर रहा था कि मैं अपनी स्किल को किसी काम के तरीके से यूज कर सकूं, इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूं। इसके बाद वो लोग अब देखते हैं कि वो लोग अब काफी जल्द विलेज में पहुंचने वाले हैं। ये देखकर वैन अब कामसीन से कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर रहना पसंद नहीं आएगा तो तुम वापिस जा सकते हो, मैं हमारे बीच का वो स्लेव कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर दूंगा और अगर तुम मेरे भाई मुर्किया से बात करोगे तो वो तुम्हें संभाल लेगा। तो कामसीन कहता है कि नहीं, मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि मेरी ये जिंदगी आपको सर्व करने के लिए है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि खतरा कितना भी है, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा और आपको सर्व करूंगा। ये सुनकर वैन भी शर्मा जाता है और कहता है कि क्या तुम इनडायरेक्टली मुझे प्रपोज कर रहे हो, क्या तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। तो वो भी अब कहने लगता है कि हाँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर तो वैन भी डर जाता है, पर अब अचानक से उनकी कैरेज एकदम से रुक जाती है। जो देखकर वो बाहर आता है और अपने गार्ड से पूछता है कि क्या हुआ, हम लोग रुक क्यों गए। तो वो गार्ड बताता है कि देख कर लगता है कि उसी विलेज के अंदर जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं उस विलेज के ऊपर हमला हो गया है। तो अब हम लोग भी देख पा रहे होते हैं कि हाँ, सही में काफी सारे गुंडों ने उन विलेज के ऊपर हमला कर दिया है। अगले सीन में वो सभी लोग अब बाहर ही रुक कर मीटिंग कर रहे होते हैं और सोचते हैं कि आखिर इस अटैक से बचा कैसे जाए। वहीं डी कहता है कि देखकर तो लगता है कि जो हमला कर रहे हैं वो गुंडे हैं, क्योंकि साफ साफ पता लग रहा है कि वो लोग काफी अच्छा लड़ सकते हैं। वहीं पर अब वैन भी सोचता है कि जो ये विलेज है इसके ऊपर लकड़ियों से वॉल बना रखी है जो कि छोटी हाइट की है, इसी वजह से जो दुश्मनों की एरो है वो सीधा विलेज के अंदर जा रही है और जो ताकतवर लोग हैं वो गेट पर ही वेट कर रहे हैं, जैसे ही गेट खुलेगा वो हमला कर देंगे। अगर एक रफ कैलकुलेशन करें तो देख कर लगता है कि दुश्मन 50 से ज्यादा हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें देखा जाए तो हमारे पास उससे भी कम आदमी हैं, तो हमारे लिए ये बैटल जीतना मुश्किल है। उसे इतना परेशान देखकर अब डी कहता है कि मुझे बैटल को ज्वाइन करने दो, अगर हम लोग एक साथ मिलकर हमला करेंगे तो शायद हम लोग उन्हें रोक पाएंगे। ये सुनकर एक एडवेंचरर जिसका नाम ऑर्थो है वो उसे रोकता है और कहता है कि नहीं, हम लोग लड़ नहीं सकते हैं क्योंकि काफी खतरा है, क्योंकि दुश्मन भी बहुत ज्यादा है। जिस पर अब डी कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि खतरा है, मैं मानता हूँ कि हमारी साइड के लोगों की जाने जाएंगी, पर कम से कम हम लोग दुश्मनों को तो भगा पाएंगे। तो अब ऑर्थो कहता है कि मेरी और मेरी पार्टी को सिर्फ वैन को यहीं तक ही गार्ड करने के ऑर्डर्स मिले थे, ये मेरा काम नहीं है कि मैं आकर इस विलेज को बचाऊं। तो डी कहता है कि लेकिन जो ये विलेज है ये हमारे लॉर्ड की पहली टेरिटरी है और यहाँ के विलेजर्स उनके पहले सिटीजन्स हैं, अगर अभी हम लोग उन सिटीजन्स के लिए नहीं लड़ेंगे तो कब लड़ेंगे। जिस पर अब ऑर्थो कहता है कि हाँ, मैं ये मानता हूँ कि तुम काफी ज्यादा ब्रेव हो, पर इन सब में हम जैसे एडवेंचरर्स का क्या लेना देना। तो अब डी भी थोड़ा सोचता है और अब वो कहता है कि ठीक है, कम से कम मैं चाहता हूँ कि तुम वैन को प्रोटेक्ट करके रखना, अगर बैटल में हम लोग हार रहे होंगे तो तुम लोग भाग सकते हो वैन को लेकर। तो ऑर्थो भी मान जाता है और कहता है कि ठीक है, मुझे इससे कोई एतराज नहीं है। पर तब ये एस्पार्डा कहता है कि लेकिन मुझे ये आइडिया पसंद नहीं आया, क्योंकि अगर डी तुम मर जाओगे तो इस विलेज का कोई भी फ्यूचर रहेगा ही नहीं। अगर हम लोग इस फाइट को जीत भी जाएंगे और तुम मर जाओगे तो तुम्हारे बिना हम लोग इस विलेज पर अच्छे से कंट्रोल नहीं रख पाएंगे। तो डी कहता है कि लेकिन तो फिर हम लोग क्या करें। जिस पर अब वो कहता है कि तुम्हें मानना है या फिर नहीं मानना है वो तुम पर है, पर मैं एक एलिमेंटल मेज हूँ तो मैं भी दुश्मनों से लड़ सकता हूँ। सबसे पहले मैं जाकर एक डिफेंसिव वॉल तैयार करूंगा और फिर मैं चाहता हूँ कि प्लीज आप एडवेंचरर्स मिलकर पीछे से ही रेंज अटैक करो। जब दुश्मनों का ध्यान हम एडवेंचरर्स के ऊपर आ जाएगा तब डी और उसके साथी जाकर सीधा दुश्मनों से लड़ने लगेंगे। अगर हम लोग इस तरीके का एक सरप्राइज अटैक करेंगे तो हमारे जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये सुनकर वैन अब एस्पार्डा से कहता है कि इसका मतलब तुम यहीं पर रुक कर लड़ने वाले हो। तो वो कहता है कि हाँ, मुझे एक डिकोय की तरह एक्ट करना पड़ेगा, यानी कि एक चारे के बिना। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो डी और उसके साथी मर जाएंगे। जिस पर अब वैन कहता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम खुद मर जाओगे। तो अब एस्पार्डा कहता है कि ये एक आखिरी मौका है मेरे लिए अपनी ये ताकत दिखाने का, प्लीज मुझे ये काम करने दो। तो वैन मना कर देता है और कहता है कि तुमने हमारी फैमिली को काफी सपोर्ट किया है, इसलिए तुम ऐसी जगह पर नहीं मर सकते हो और ना ही डी और उसके साथी मर सकते हैं, क्योंकि तुम लोग हमारी फैमिली के शिवल्री कोडर हो, हम तुम्हें मरने नहीं दे सकते हैं। वहीं पर अब वैन ये भी सोचता है कि अगर एक एक्सपर्ट स्ट्रेटेजिस्ट यानी कि एस्पार्डा और हमारा बेस्ट फाइटर डी मर जाएंगे तो उनके बिना हम लोग इस विलेज को डेवलप नहीं कर पाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो मेरे फादर मुझे मार देंगे।
उसके पास और कोई चॉइस नहीं होती है, इसलिए वो कहता है कि स्पार्टा की जगह चारा मैं बनूंगा। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं टिल भी काफी घबरा कर अब वैन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि नहीं, आपकी जगह आप मुझे चारा बना सकते हो। वहीं काम सीन भी अब वैन से कहता है कि हाँ, या तो आप मुझे चुन लो। तो वैन कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं देख पाऊंगा कि कोई मेरा कीमती पर्सन मेरी आंखों के सामने मरे। काम सीन, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम भी मरो, क्योंकि अब तुम्हारी लाइफ फ्री है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करो। मैं कैरेज से जाकर राइड करूंगा और सीधा दुश्मनों के ऊपर अटैक कर दूंगा। बाकी के बच्चे लोग पीछे से हमला करना। ऐसा बोलकर वो जा रहा होता है तो डी उसे रोकता है। तो अब वैन कहता है कि मुझे रोको मत, तुम भूल रहे हो क्या, तुमने ही तो हर दिन मेरी ट्रेनिंग करवाई है। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं दुश्मनों के हाथों ऐसे ही आराम से मर जाऊंगा? और अगर मैं मर भी गया तो ये और भी अच्छी बात है, क्योंकि एक लॉर्ड के लिए उसकी यही ड्यूटी होती है कि वो अपने लोगों के लिए मर जाए। मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है कि अगर तुम लोग मेरी लाश को लेकर ना जाओ तो, क्योंकि अगर हम लोग ये अनाउंस करेंगे कि मैं मर गया हूँ तो इससे मेरे घर वालों को और दिक्कत होगी। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। वहीं पर अब ऑर्थो भी अब पास्ट का सीन याद करता है, जहाँ पर उसे वैन को गार्ड करने का क्वेस्ट मिली थी। ऑर्थो कह रहा होता है कि जो नोबल्स बच्चे होते हैं वो एडवेंचरर्स और नॉर्मल लोगों को नीचा दिखाते हैं। तब उसके साथी भी कहते हैं कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन फिर भी तुमने इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट क्यों किया? तो वो कहता है कि क्योंकि मैं फैटियो मार्च के अंदर और थोड़े समय के लिए ऑपरेट करना चाहता हूँ। मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं थी, तो मुझे इस जॉब को लेना ही पड़ा। तो अभी ऑर्थो से मिलने के लिए वैन आ जाता है। वो उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो कहता है कि मैंने सुना है कि आप मुझे गार्ड करने वाले हो, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। उसे वहाँ देखकर ऑर्थो भी नर्वस हो जाता है और कहता है कि कोई बात नहीं। वहीं वैन कहता है कि दिखने में तो तुम काफी ताकतवर लग रहे हो, तुम्हारा अच्छा लुक दिख रहा है, बिल्कुल एक हीरो की तरह। तो अब ऑर्थो भी शर्मा जाता है और कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। इससे अब ऑर्थो को पता चल जाता है कि जो वैन है वो बाकी के नोबल बच्चों की तरह नहीं है, बल्कि वो एक अच्छा पर्सन है। सीन वापस से प्रेजेंट का आता है, जहाँ पर अब वैन की स्पीच सुनकर अब ऑर्थो भी मूव हो जाता है। वो भी अब आगे आकर कहता है कि ठीक है, इस बार हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे। तो वैन कहता है कि लेकिन तुम्हारी जान खतरे में आ सकती है। तो वो कहता है कि यहाँ पर एक बच्चा अपनी जान को खतरे में डाल रहा है, अगर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा तो मेरे कॉमरेड्स मुझ पर गुस्सा हो जाएंगे। वहीं पर अब औरतों के साथ ही भी अब वैन से कहते हैं कि अब तक हम लोग जितने भी नोबल से मिले हैं वो काफी बेकार से थे, पर तुम सबसे अलग हो। तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हो, बल्कि तुम एक्शन भी लेते हो। वहीं वैन कहते हैं कि प्लूरियल। ये सुनकर वो हैरान होकर कहती है कि तुमने तो हम सभी एडवेंचरर्स के नाम को भी याद रख लिया। इससे पता चलता है कि हम लोग हमारी जान को तुम पर दे सकते हैं। तो अभी डी भी वहाँ पर अपने साथियों को लेकर आ जाता है और कहता है कि हम लोग नाइट हैं तुम्हारी ही फैमिली के। तो वैन, तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करने का ये मतलब है कि हम लोग तुम्हारी फैमिली के फ्यूचर को बचा रहे हैं, इसलिए हम लोग भी तुम्हारा साथ लेंगे। तभी स्पार्टा भी आगे आ जाता है और कहता है कि मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ कि वैन, आपने इतनी कमाल की स्ट्रेटेजी निकाल दी, पर अभी भी आपको काफी कुछ सिखाना रहता है। एक बार हम लोग दुश्मनों को यहाँ से निकाल दें, तब मैं आपको और भी नई चीजें सिखाऊंगा। चलो, अब जो स्ट्रेटेजी मैंने निकाली थी उसी को यूज करके हम लोग दुश्मनों की बैंड बजाते हैं। सबसे पहले मैं एक डिफेंसिव वॉल बनाऊंगा, इसके बाद सभी लोग पीछे से हमला करना। तो सभी लोग भी अब मान जाते हैं। इसके बाद अब स्पार्टा अर्थ मैजिक का यूज करके उस जगह पर अब एक काफी बड़ी वॉल बना देता है और अब उसके जो साथी होते हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं, जो देखकर ऑर्थो भी अब स्पार्टा की तारीफ करता है कि उसने इतनी जल्दी वॉल तैयार कर दी। आगे बढ़ते अब ऑर्थो का साथी उससे कहता है कि अगर तुम वैन की बात नहीं मानते तो तुम्हारी जगह मैं अपनी जान खतरे में डालने वाला था। तो अब ऑर्थो भी कहता है कि हाँ, मैं भी ये मानता हूँ कि जो वैन है वो काफी कमाल का है, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उसे राजा के तौर पर एक्सेप्ट कर लूंगा। इसके बाद अब वापस से उन्हीं गुंडों को दिखाया जाता है जो कि अभी भी उस विलेज के ऊपर लगातार तीरे चला रहे होते हैं, पर अब इतने में ही वही एडवेंचरर्स अब उनके ऊपर काउंटर अटैक कर देते हैं, यानी कि वो सभी लोग अब मिलकर पीछे से उनके ऊपर तीरों से हमला कर रहे होते हैं। वहीं पर ही उन्हीं एडवेंचरर्स को अचानक से वहां देखकर वो भी शॉक हो जाते हैं। तो अब उन गुंडों का लीडर अपने साथियों से कहता है कि जो भी उस दीवार के पीछे से हमला कर रहे हैं, अब हम लोग उन्हीं के ऊपर अटैक करेंगे। ये सुनकर वो गुंडे उन्हीं एडवेंचरर्स के ऊपर हमला करने जा रहे होते हैं। उन लोग का ध्यान नहीं होता है और अब इसी मौके का फायदा उठाकर डी उनके ऊपर हमला कर देता है। वो एक ही बारी में काफी गुंडों को उड़ा देता है। दूसरी तरफ ऑर्थो भी अपनी तलवार से काफी सारे लोगों को मार रहा होता है। ये देखकर डी कहता है कि जैसा हमने प्लान किया था बिल्कुल वैसे ही हो रहा है, दुश्मन हमारे चारों के ऊपर हमला करने जा रहा था। और अब इसी तरीके से वो लोग अब दुश्मनों को दोनों ही साइडों से घेर लेते हैं। हमें अब वही मोटे से एडवेंचर को दिखाया जाता है। हम लोग ये देखकर कह नहीं सकते हैं, पर ये जो एडवेंचर है इसकी स्पीड काफी तेज है, दुश्मनों को पता भी नहीं चलता है, उससे पहले ही जाकर वो उन्हें मार भी देता है। दूसरी तरफ डी तो अब अपना पूरा ऑरा ही निकाल देता है। वो उनसे कहता है कि जिसको मरना है वो आगे आ जाओ। तो अब ये सुनकर तो बाकी के लोग भी डर के मारे भाग जाते हैं। ये देखकर और तो खुश हो जाता है और कहता है कि अब दुश्मन काफी कम बचे हैं, हम लोग अब जीत जाएंगे। तभी ये जो गुंडों का लीडर होता है वो अब अचानक से वॉल के पीछे जाने लगता है। वो
वो काफी तेज होता है, कोई उसे रोक ही नहीं पाता है और अब वो आकर उसी एडवेंचर को मारने ही वाला था। पर इतने में ही वैन वहाँ पर आकर उसका ध्यान भटका देता है। तो वो गुंडा भी अब वैन के ऊपर हमला करने आता है, पर अब वैन उसके अटैक को डॉज करके उसके ऊपर हमला कर देता है। इस वजह से वो गुंडा और चल नहीं पाता है और वो नीचे गिर जाता है। वहीं ये देखकर काम सीन जल्दी से वहाँ पर आता है और अब अपनी तलवार से हमला करके उसे खत्म कर देता है। वैन अब कहने लगता है कि अभी भी काफी चांस है कि दुश्मन हमारी पोजीशन के ऊपर फोकस करेंगे, तो इसलिए अपने सामने की तरफ अच्छे से ध्यान रखो। ये सुनकर तो अब वही एडवेंचर हैरान हो जाती है। वो सोचने लगती है कि आखिर ये बच्चा कौन है। और अब अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि उन लोगों ने दुश्मनों को पूरी ही तरह से हरा दिया है और वैन की जो टीम है उनको तो 1% भी डैमेज नहीं हुआ है। ऑर्थो कहता है कि ये तो काफी अच्छा रिजल्ट है, जब हमें हमारी पेमेंट मिल जाएगी तो ये क्वेस्ट पूरी हो जाएगी। वैसे मैं थोड़ा बहुत वैन के अंदर क्यूरियस हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो क्या करेगा। ऐसे बोलकर वो अपने साथियों से पूछता है कि यहाँ पर रहने का ज्यादा फायदा तो नहीं है, पर क्या तुम थोड़े समय के लिए यहाँ रुकना चाहोगे। जिस पर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमें दूसरी क्वेस्ट पर जाना है। तो वो लोग तब चले जाते हैं। लेकिन अब वो जो लड़की होती है वो कहती है कि मैं तो रुकूंगी, वैन ने मेरी जान बचाई है तो मैं उसकी भी मदद करूंगी। दूसरी तरफ अब वही एडवेंचर कहता है कि हाँ मैं भी यहीं रुकूंगा। तो अब बाकी के लोग भी कहते हैं कि हाँ हम भी यहीं रुकेंगे। वो लोग अब वैन की ही तारीफ कर रहे होते हैं कि वैन तो बाकी सभी नोबल से काफी ज्यादा अच्छा है। वो लोग रुक कर यहाँ देखना चाहते हैं कि वैन क्या क्या करेगा। और तो अब कहता है कि ठीक है, हम लोग थोड़े समय के लिए यहीं पर रुकेंगे और वैन की मदद करेंगे। इस पर सभी लोग अब एग्री करते हैं। दूसरी तरफ टिल अब गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि आपने गुंडे को अपने पीछे लगा लिया था, आपने अपनी जान खतरे में डाली, ऐसा मत किया करो। तो वो भी कहते हैं कि ठीक है नहीं करूंगा मैं। तभी डी और बाकी के लोग भी वहाँ पर आकर वैन से कहते हैं कि आपकी वजह से हमारी काफी अच्छी जीत हुई। तभी एस्पार्डा अब कहता है कि सभी विलेजर्स इकट्ठा हो चुके हैं। तो वैन भी कहता है कि ठीक है चलो अब चलकर इस विलेज के लोगों से पहली बार मिलते हैं। इसके बाद वो लोग अब इस विलेज में जैसे ही आते हैं वो देखते हैं कि ये जो विलेज है वो काफी ज्यादा बड़ा है, इतना उन लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। पर अब वो लोग ये भी नोटिस करते हैं कि यहाँ के जो लोगों की हालत है वो काफी बेकार सी हो रखी है। वहीं वैन जाकर अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि मेरा नाम वैन है और मैं यहाँ का आज से नया लॉर्ड हूँ। तो वहाँ पर विलेज चीफ आ जाता है। इस लोंडे का नाम है रोंडा। रोंडा अब वैन से कहता है कि शुक्रिया हमारे विलेज को बचाने के लिए। तो वैन पूछता है कि क्या ऐसा हमला यहाँ पर पहले भी हो चुका है। तो रोंडा कहता है कि हाँ, एक ही साल के अंदर हमारे ऊपर काफी बार हमला हो चुका है। तो वैन पूछता है कि लेकिन आखिरकार इतने हमले हो क्यों रहे हैं यहाँ पर। तो वो बताता है कि जब हम लोग पहले फेर्डिनाटो काउंटी के पार्ट हुआ करते थे तब यहाँ पर नाइट्स आकर रखवाली करते थे, पर अब क्योंकि हम लोग वहाँ के पार्ट नहीं है इसलिए यहाँ पर नाइट्स रखवाली नहीं करते हैं। तो वैन कहता है कि इसका मतलब क्योंकि ये जगह अब फैटियो मार्च का एक हिस्सा बन चुकी है, तो इस वजह से यहाँ पर सर्वाइवल करना काफी मुश्किल हो गया है। माफ करना, मेरे जो फादर हैं वो ऐसे छोटे विलेजेस की इतनी चिंता नहीं करते हैं। तो रोंडा कहता है कि क्या तुम ये कह रहे हो कि हमारे जैसे जो छोटे विलेजेस हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना इतना वर्दी नहीं है, क्योंकि हम लोग टैक्स के तौर पर कुछ भी नहीं दे पाते हैं। तो अब वैन कहता है कि मेरे फादर की तो यही सोच है, पर मैं यहाँ पर ये सारी चीजें बदलने आया हूँ। ये सुनकर वो लोग अब गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम खुद एक नोबल हो, तुम क्या ही कर लोगे, तुम भी बाकी के लोगों की ही तरह होगे। तो वैन कहता है कि शांत हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि इस विलेज का फ्यूचर क्या होगा। मैं मानता हूँ कि जो नोबल्स लोग होते हैं उन्हें ही सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी चाहिए। लॉज में जितनी भी कमियां होती है वो किंगडम के फाउंडर्स की ही वजह से होती है। अगर हमें ब्लेम करना है या फिर कंप्लेन करनी है तो हमें उनकी करनी चाहिए, पर क्योंकि लॉज ऐसे बन चुके हैं और हम लोग किंगडम के लॉज को बदल नहीं सकते हैं, तो अभी के लिए हमारे पास जो अभी की सिचुएशन है उसी का यूज करके हमें इस विलेज को प्रोटेक्ट करना होगा। इस विलेज को प्रोटेक्ट करने के काफी तरीके हैं। सबसे पहले हमें कुछ ऐसा कीमती इस विलेज से बनाना होगा जो कि किंगडम का फायदा कराए, तो किंगडम भी फिर इस विलेज को इग्नोर नहीं करेगी और यहाँ पर प्रोटेक्शन करेगी। दूसरी चीज जो हमें करनी होगी वो ये करना होगा कि सबसे पहले हमें पैसा कमाना होगा, इससे हम लोग बॉडीगार्ड्स को हायर कर पाएंगे। तीसरी चीज जो हमें करनी होगी इस विलेज को इम्प्रूव और डेवलप करना, वो भी खुद ही से ही। ये सुनकर अब एक लड़की कहती है कि ये सभी सॉल्यूशंस तो हमने भी निकाले थे, पर बोलना आसान होता है, करना नहीं। तो वैन कहता है कि हाँ, मैं मानता हूँ कि अब तक ये सब कुछ करना इम्पॉसिबल रहा होगा तुम लोगों के लिए, पर अब चिंता मत करो, तुम लोगों का एक नया लॉर्ड यानी कि मैं आ चुका हूँ, सारी चीजों का मैं संभाल लूंगा। पर उसकी बात इतनी कन्विंसिंग होती ही नहीं है, वो उसकी बात पर मान ही नहीं रहे होते हैं। तभी एस्पार्डा वहाँ पर आकर कहता है कि मैं राजा का बटलर हुआ करता था, मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि जो वैन है वो काफी टैलेंटेड पर्सन है। वहीं अब डी भी बताता है कि मैं भी डिप्यूटी कमांडर हूँ, मैं भी यहाँ पर वैन को सर्व करने के लिए आया हूँ, तो आपको चिंता करने की जरूरत
जरूरत नहीं है। तो वो लोग भी अब ये सुनकर हैरान हो जाते हैं कि इतने पावरफुल लोग यहाँ पर आए हैं। रोंडा अब खुश हो जाता है और अब वो वैन से कहता है कि क्या आप एलिमेंटल मैजिक यूज कर सकते हो। तो वो कहता है कि नहीं, मैं प्रोडक्शन मैजिक यूज कर सकता हूँ और मैं इतना लड़ाई में भी अच्छा नहीं कर सकता हूँ। ये सुनकर अब वो लोग फिर से डिमोटिवेट से हो जाते हैं, जो सुनकर वैन को दिल से बुरा लगता है। पर तभी कुछ अब विलेजर्स पूछने लगते हैं कि टैक्सेस का क्या होगा, हमारे लिए अब ये काफी मुश्किल हो गया है हमारी फसल का 30% देना। तो वैन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो 30% नहीं, थोड़े समय के लिए तुम्हें बस 10% ही देना है, क्योंकि अभी के लिए हमारे लिए यही जरूरी है। ये सुनकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं कि वैन ने सभी टैक्स को इतना कम कर दिया। वो लोग अब काफी रिलीफ फील करते हैं। जिसके बाद अब वैन कहता है कि चलो सबसे पहले हम लोग को इस विलेज की वॉल को ताकतवर बनाना होगा। वो स्पार्टा से कहता है कि तुम्हारा अर्थ मैजिक काफी लंबा चलता है ना। तो वो कहता है कि हाँ, जब तक वो एक्टिव रहता है तब तक तो हाँ, पर जब माना खत्म हो जाता है उसके अंदर तो वापिस से राख बन जाएगा। तो वैन कहता है कि इसका मतलब हमें बाद में उसे रिप्लेस करने की जरूरत पड़ेगी, पर अभी थोड़े समय के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम एक वॉल तैयार कर दो। तो वो भी मान जाता है। जिसके बाद वो वापस अपनी अर्थ मैजिक यूज करके वहाँ पर अब अर्थ की वॉल तैयार कर देता है, जिससे कि अब दुश्मन की तीर यहाँ तक ना पहुंच सके। इसके बाद वैन कहता है कि मैं एक मोट बनाना चाहता हूँ। अगर तुम्हें नहीं पता है कि मोट क्या होता है तो तुम इस फोटो से समझ जाओगे। डी अब कहता है कि चिंता मत करो, हम नाइट्स मिलकर उस चीज को संभाल लेंगे, साथ में हम लोग ट्रैप्स भी तैयार कर देंगे। वहीं पर ये सब कुछ अब सुनकर विलेजर्स काफी हैरान हो जाते हैं कि ये लोग विलेज के लिए इतना कुछ करेंगे। वैन भी अब उन लोगों से कहने लगता है कि ये सब कुछ हम लोग अकेले नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें तुम सभी लोगों की जरूरत है। अगर हम लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो ये विलेज पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। अरे वाह भाई, ये एनीमे तो धीरे धीरे फार्मिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड की तरह ही बनती जा रही है। यानी कि गाइस यार, ये एनीमे तो काफी इंटरेस्टिंग हो रही है। अगर तुम लोग को यहाँ तक एपिसोड पसंद आ रहा है और तुम लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो यार, क्या कर रहे हो। हम लोग काफी क्लोज हैं 4 लाख सब्सक्राइबर्स के, तो सब्सक्राइब कर दो भाइयों। एनीवेज, जिसके बाद हम देखते हैं कि वैन थोड़ा सा दूर आकर काफी सारी लकड़ियों को इकट्ठा कर लेता है। वो दरअसल इन लकड़ियों का यूज करके अपनी प्रोडक्शन मैजिक से कोई चीज टेस्ट करना चाहता है। वो अब धीरे धीरे करके अपने मन में सोचता है कि उसे क्या चीज बनानी है, और अब काफी ज्यादा फोकस करने के बाद अब वो एक क्यूब जैसी चीज तैयार कर देता है। वो देखकर उसके साथी पूछते हैं कि ये क्या है। तो अब वैन बताता है कि ये फाइबर ब्लॉक है, पर उन लोग को समझ ही नहीं आता है कि ये है क्या। अगले सीन में ऑर्थो वहाँ पर आकर देखकर काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि अब वो देखता है कि वैन ने तो अब काफी सारे ब्लॉक्स तैयार कर दिए हैं। वो उन्हें उठाकर पूछता है कि ये क्या है, दिखने में तो ये काफी हल्के लग रहे हैं और हार्ड भी, क्या मैं इन्हें एक बार कट करके देख सकता हूँ। तो वैन भी कहता है कि ठीक है। जिसके बाद अब ऑर्थो अब उस ब्लॉक को हवा में उड़ाता है और तलवार से काफी जोर का हमला करके उसे काटने की कोशिश करता है, पर वो ब्लॉक कटता ही नहीं है, बल्कि वो तो पेड़ के जाकर लगता है, जो देखकर वो काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये कटा कैसे नहीं, मैंने इतनी जोर से हमला किया था कि एक पत्थर तक टूट जाए। ये सुनकर वैन खुश हो जाता है और कहता है कि इसका मतलब जो ब्लॉक मैंने लकड़ियों से क्रिएट किए हैं ये काफी काम आएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि शाम हो जाती है। टिल और कामसीन वैन के पास आते हैं और कहते हैं कि क्या आपका माना अभी तक खत्म नहीं हुआ है। वहीं हम लोग अब देखते हैं कि वैन ने तो अपने प्रोडक्शन मैजिक यूज करके काफी ही सारी चीजों को क्रिएट कर दिया है, पर वो कहता है कि नहीं, मुझे फील तो नहीं हो रहा है कि मेरा माना खत्म हो रहा है। वैन अब कहने लगता है कि मैंने सुना है कि जो भी प्रोडक्शन मैजिक यूज करते हैं उनके लिए माना कंजप्शन काफी इंटेंस होता है। ज्यादातर लोग तो एक ही चीज को काफी मुश्किल से बना पाते हैं, पर पता नहीं मेरा माना खत्म कैसे नहीं हुआ, आखिरकार माना काम कैसे करता है। ऐसा बोलकर वो एक काफी कमाल की तलवार बना देता है, जो कि कामसीन को काफी पसंद आ रही होती है। तो वैन अब उसे वो तलवार दे देता है। वह पर अब इतनी कमाल की तलवार को पाने के बाद तो कामसीन के हाथ ही कांपने लगते हैं। वो काफी खुश होकर कहता है कि मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगा। ये देखकर टिल भी अब उसकी तरफ देखने लगती है, यानी कि वो भी चाहती है कि उसे भी एक वेपन मिले। तो वैन अब उसके लिए एक खतरनाक सी एक्स बना देता है, जिसे पाकर वो काफी डर सी जाती है। तो वैन सोचता है कि मैं इसके लिए बाद में कुछ क्यूट सी चीज बना दूंगा। अगले सीन में अब रात हो जाती है, जहाँ कामसीन और टिल तो सो जाते हैं, पर वैन नहीं। वो कहता है कि मेरी बॉडी तो अब दर्द करने लगी है, क्योंकि हम लोग काफी लंबे समय से बाहर ही कैंपिंग कर रहे हैं, मैं नहा भी नहीं पा रहा हूँ, इस वजह से काफी बेकार लग रहा है। टिल और कामसीन ऐसा एक्ट करते हैं कि वो लोग ठीक हैं, पर मुझे पता है कि वो लोग भी काफी थक चुके हैं, पर वो बताते नहीं हैं। मुझे लगता है कि विलेज को ताकतवर करने से पहले मुझे हमारी बेसिक नीड को कंप्लीट करना होगा, नहीं तो अगर हम लोग ही थक जाएंगे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। एक काम करते हैं, कल सबसे पहले उठकर घर बनाते हैं। इसके बाद अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग विलेज में ही एक जगह पर उन्हीं ब्लॉक्स को लगा रहे होते हैं। ये देखकर रोंडा वहाँ आ जाता है और पूछता है कि ये क्या हो रहा है। तो वैन अब उससे पूछता है कि क्या हम लोग अपना घर यहाँ बना सकते हैं। तो वो भी कहता है कि हाँ। ये सुनकर अब वैन खुश हो जाता है और सोचता है कि जब हमारे पास इनफ चीजें हो जाएंगी तो मैं यहाँ पर एक फेस्टिवल रखूंगा। अभी के लिए मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या मैं अपने प्रोडक्शन मैजिक का यूज करके एक बड़ा सा घर बना भी सकता हूँ या फिर
नहीं। ऐसा बोलने के बाद अब वैन सोचता है कि उसे अपने लिए कैसा घर चाहिए। वो अब मन ही मन में विजुअलाइज करता है और अब अपने प्रोडक्शन मैजिक का यूज करके एक ही झटके में उस बड़े से घर को तैयार कर देता है, जो देखकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ये सब कुछ देखकर तो वैन भी काफी हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि मैंने सोचा नहीं था कि मेरा प्रोडक्शन मैजिक इतना काम का निकलेगा। मैं तो छोटा सा घर बनाने की सोचा था, पर मुझे क्या पता था कि मैं इतना बड़ा घर बना दूंगा। हम लोग भी ये देख पाते हैं कि वैन ने अपने लिए जो ये घर बना रखा है ये तो सही में काफी ज्यादा बड़ा है। ऑलराइट गाइस, अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। पसंद हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। साथ में मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।